हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर पहले ही देख लिया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं और हमने यूनिट 1 ऑलरेडी पूरी कवर कर ली है और हमारी यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 का भी हम कुछ पार्ट्स कवर कर चुके हैं और आज जो हमारी यूनिट 2 का पार्ट है ब्रिक्स, आज हम उसे कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस और सर की वीडियोस मिल पाएँ और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है? चलिए फिर बिना देरी किए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ब्रिक्स। और पहले हम ब्रिक्स के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है और इसका गठन साल 2009 में किया गया था। इस समूह को ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन देशों द्वारा मिलकर बनाया गया था। वहीं इस समूह द्वारा अभी तक कुल 10 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। यानी ब्रिक्स जो है 2009 में बनाया गया था और इसमें ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत जैसे प्रमुख देश शामिल हैं और इसके अभी तक 10 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दरअसल ब्रिक्स राष्ट्र द्वारा हर साल औपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स राष्ट्रों के राज्य और सरकारों के प्रमुखों द्वारा हिस्सा लिया जाता है। यानी जो शिखर सम्मेलन है ये हर साल किए जाते हैं और इसमें हर राष्ट्रीय में हर देश का अ, इसमें हर देश का एक मुख्य जो व्यक्ति होता है वो पार्टिसिपेट करता है और अपने देश की जो नीतियाँ होती हैं या अपने देश के जो बारे में चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करता है, ठीक है? अब हम ब्रिक्स का इतिहास देखेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, ब्रिक्स का किस तरह से उदय हुआ, इन सभी चीज़ों को अब हम देखने वाले हैं, ठीक है? ब्रिक्स में शामिल सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। यानी हम ये कह सकते हैं ब्रिक्स में जितने भी देश, पांचों देश शामिल हैं, उनकी अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। और साल 2001 में इसी चीज़ का जिक्र जिम ओनील ने अपनी द वर्ल्ड नीडस वेटर इकोनॉमिक्स ब्रिक्स नामक एक प्रकाशन में किया। यानी ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे देश हैं वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ये इन्होंने अपनी इस बुक में कहा था, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो देश हैं ये एक उभरती हुई और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जिन ओनील गोल्डमन सचे समूह, जो कि अमेरिका का एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है, उसमें एक समय बतौर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यानी ये जो हैं ये एक अमेरिकन है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक बैंक में एक पद पर हैं, जो कि एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसी दौरान उन्होंने भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन की अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान दिया। यानी इसी दौरान जब वो काम कर रहे थे तभी उन्होंने भारत, ब्राज़ील और रूस और चीन की अर्थव्यवस्था पर एक अनुसंधान दिया और इन देशों की अर्थव्यवस्था विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपने अनुसंधान में प्रकाशित किया। यानी इनकी अर्थव्यवस्था को देखकर, समझकर, और फिर उन्होंने बताया कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अपने प्रकाशन में जिम ओनील ने लिखा था कि 4 ब्रिक देश भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन तेजी से विकास कर रहे हैं। यानी ये जो चारों देश थे, भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन, ये तेजी से विकास कर रहे हैं और आने वाले 50 साल तक इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी होने वाली है। यानी ये कह सकते हैं कि आने वाले 50 सालों में इन चारों देशों की जो अर्थव्यवस्था होगी, संयुक्त अर्थव्यवस्था होगी, वो सबसे अमीर जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था से भी मजबूत और अच्छी अर्थव्यवस्था बन जाएगी आने वाले 50 सालों में। क्योंकि इन देशों का बाजार काफ़ी बड़ा है और तेज़ी से बढ़ भी रहा है। यानी इन देशों में जो बाजार है वो बहुत बड़ा है और तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो दिन पर दिन बढ़ती और अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकाशन में जिम ओनील ने इन चारों देशों के नाम के लिए ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था और यह शब्द इन देशों के नाम के प्रथम शब्द से लेकर बना है। यानी इन्होंने ही सबसे पहले अपने प्रकाशन में ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था और ब्रिक जो है वो सभी देशों के
नाम के पहले अक्षर से बना है, यानी B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। ये जब भी ब्रिक नाम से जाना गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स का पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स क्या है, अब हम इसे देखेंगे। जिस वक्त ब्रिक्स का गठन हुआ उस वक्त इसमें केवल 4 देश शामिल थे, यानी हम कह सकते हैं जब ब्रिक्स का गठन हुआ था उस टाइम पे सिर्फ ब्रिक्स में 4 सदस्य देश थे, जिसके कारण से इसे ब्रिक कहा जाता था। और इसके पूर्ण प्रपत्र फुल फॉर्म ब्राजील, रूस, चीन और भारत था, यानी इसीलिए इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। और इसकी जो फुल फॉर्म थी वो ब्राजील, रूस, चीन और भारत थी। जब दक्षिण अफ्रीका देश भी इस समूह से जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया, यानी जब लास्ट में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में जुड़ गया तो इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा, यानी एस भी जुड़ गया बाद में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स को बनाने का उद्देश्य, यानी ब्रिक्स को बनाने की क्या जरूरत थी, क्या मोटिव था ब्रिक्स को बनाने का, अब हम ये देखते हैं। विश्व में अमेरिकी डॉलर एक प्रमुख मुद्रा है। ब्रिक्स देश का लक्ष्य है कि वह इस मुद्रा की जगह अन्य मुद्राओं का उपयोग कर उन मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर मजबूत करें, यानी हम देख सकते हैं ये चीज और कह भी सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर का जो प्रभुत्व है वो पूरे विश्व में है। लेकिन ब्रिक्स का यही उद्देश्य है कि सिर्फ अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व ना रहकर अन्य मुद्राओं का भी प्रभुत्व देखने को मिले, यानी जो अन्य देशों की मुद्राएं हैं वो भी आगे बढ़े। इसीलिए ब्रिक्स जो है वो व्यापार वगैरह को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है। ब्रिक्स को बनाने का जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद है वो विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देशों का काफ़ी दबदबा है। और इसी दबदबे को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा व्यापार ब्लॉक बनाने का लक्ष्य बनाया गया, यानी दूसरा जो हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था ब्रिक्स बनने का वो था व्यापार ब्लॉक बनाना, ताकि जो व्यापार है, जो विकासशील देशों का व्यापार है वो भी बढ़ सके, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो हमेशा अपना दबदबा रखते हैं विकासशील देशों पे, और उस दबदबे को कम करने के लिए, उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इसके अलावा ब्रिक्स समूह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करता है, और साथ में ही विकासशील देशों की विकसित करने में उनकी मदद करता है, यानी विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में एक पुल का कार्य करता है ब्रिक्स, ताकि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट ना हो, झगड़े ना हो। और जो विकासशील देश हैं उन्हें विकसित करने में भी मदद करता है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है ब्रिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, कब हुआ ब्रिक्स की शुरुआत, यानी हम कह सकते हैं कि कब हुई ब्रिक्स की शुरुआत। अब हम इसको जानने वाले हैं, क्या कह सकते हैं कि कब हुई, कहाँ से हुई, किस तरह से हुई। अब हम इस चीज़ को जानेंगे कि ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राजील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना करने की चर्चा की, यानी 2006 में न्यूयॉर्क में सभी देश जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, यानी भारत, ब्राजील, रूस और चीन, इनकी एक बैठक हुई थी और इन्होंने तभी चर्चा की थी कि हाँ, हमें एक ऐसे संगठन चाहिए जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, अर्थव्यवस्था को सुधारे, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का कार्य करे। इसके 3 साल बाद यानी साल 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया, यानी 2009 में आकर इन्होंने ब्रिक्स की स्थापना कर दी और अपना पहला सम्मेलन रूस में किया था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे कि कब शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका। अब ब्रिक्स की शुरुआत तो हो गई, बन भी गया ब्रिक्स, लेकिन अभी वो ब्रिक है, उसमें एस नहीं जुड़ा है, तो एस यानी दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा उसमें। अब हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र भी जुड़ गया, यानी दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना। अप्रैल 2011 में चीन में आयोजित किए गए इस शिखर सम्मेलन में इस देश के राष्ट्रपति ने भी भाग लिया, यानी अप्रैल 2011 में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ था उसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी योगदान दिया था, या फिर ये कहें पार्टिसिपेट लिया था। जब से लेकर अभी तक दक्षिण अफ्रीका देश में भी कई बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है, यानी
जब से ये ब्रिक्स में शामिल हुआ है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद में कई बार दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिक्स के सम्मेलन हो चुके हैं, जो शिखर सम्मेलन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे ब्रिक्स देशों का सहयोग क्षेत्र, यानी ब्रिक्स देश जो हैं वो किस जगह पर या किस क्षेत्र में सहयोग करते हैं और किस तरह से सहयोग करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक और वित्तीय सहयोग, यानी किस तरह से ब्रिक्स जो देश हैं वो आर्थिक और वित्तीय सहयोग करते हैं एक दूसरे को। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में फोर्टेलेजा ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन में की गई थी। ब्रिक्स देश के मुख्य आर्थिक और वित्तीय सहयोग का सबसे मुख्य उदाहरण है। इसकी स्थापना ब्रिक्स एक अन्य उभरती अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजना के लिए कार्यान्वयन हेतु किया गया था। यानी ब्रिक्स में मजबूती लाने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई 2014 में, जो कि सभी देशों को आर्थिक रूप से मदद करती है और अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद देती है। एनडीबी का मुख्यालय चीन में शंघाई में है, वहीं इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में योहान्सबर्ग में हुआ। यानी जो एनडीबी है उसका जो मुख्यालय है वो चीन में है और इसका जो पहला क्षेत्रीय कार्यालय हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं को मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने का सहमति दी। यानी इसके बाद 2014 में इन्होंने एक ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाई, जिसे CRA के नाम से भी जानते हैं। CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करना, वित्तीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पविकसित मुद्रा सहायता देना था। यानी जो मुद्रा भुगतान होती है उसमें थोड़ी सी ढील देना और स्थिति को संतुलित करने के लिए इसे बनाया गया, ताकि जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो वित्तीय सहायता है वो सभी देशों को दी जा सके। CRA की प्रारंभिक क्षमता $100 बिलियन है, जिसमें चीन में $41 बिलियन, ब्राजील में $18 बिलियन, रूस में $18 बिलियन, भारत में $18 बिलियन और दक्षिण अफ्रीका में $5 बिलियन शामिल हैं। यानी इसकी जो प्रारंभिक सीमा है वो $100 मिलियन है, जिसमें से 41 जो मिलियन हैं वो चीन के पास हैं एंड नेक्स्ट ब्राजील के पास 18, रूस के पास 18, भारत के पास 18 और दक्षिण अफ्रीका के पास $5 मिलियन हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है स्वास्थ्य सहयोग। ठीक है, ब्रिक्स स्वास्थ्य सहयोग की शुरुआत वर्ष 2011 में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक के साथ हुई थी। यानी ब्रिक्स में जो स्वास्थ्य सहयोग है उसकी जो शुरुआत हुई वो 2011 में हुई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग से सभी ब्रिक्स देशों के बीच सामान्य व्यवस्था समस्याओं जैसे संक्रामक रोगों की घटना, चिकित्सा सेवा और दवाओं अथवा समान पहुंच की कमी आदि की पहचान संभव हो पाई है। यानी ये जो स्वास्थ्य सहयोग है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं या फिर चिकित्सक सेवाएं वगैरह होती हैं, वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। या किस तरह से हम किसी भी परेशानी को देख सकते हैं, उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो या कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से टैकल किया जाए, इस बात पर ये स्वास्थ्य सहयोग कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इस क्षेत्र में ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तपेदिक अनुसंधान नेटवर्क को भी माना जा सकता है। यानी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं उनमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तपेदिक अनुसंधान नेटवर्क को भी माना जा सकता है। इस नेटवर्क का उद्देश्य तपेदिक के खिलाफ लड़ाई पर संयुक्त अनुसंधान और विकास की पहल को बढ़ावा देना था। यानी ये जो है इस नेटवर्क का उद्देश्य ये है कि तपेदिक के खिलाफ किस तरह से हम लड़ाई लड़ सकते हैं और किस तरह से इसे रोका जा सकता है विकसित होने से, और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इस बात पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट आप जो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं वो है हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। यानी किस तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अब हम इसको देखने वाले हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत वर्ष 2014 में इस विषय पर पहली
मंत्री स्तरीय बैठक के साथ हुई। यानी इसकी जो शुरुआत हुई वो 2014 में हुई कि किस तरह से हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विचार कर सकते हैं, किस तरह से हमें इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। इस बैठक के अनुसंधान परियोजनाओं हेतु संसाधन को आदान प्रदान और उपलब्धताओं के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण परिमाण प्राप्त हुए थे। इस क्षेत्र में सहयोग के लिए अब तक 11 कार्यदल स्थापित किए गए हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र जैसे जल संसाधन के प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा आदि के कार्य कर रहे हैं। यानी ये जो हमारे ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार्य के क्षेत्र हैं, इसमें अभी तक 11 कार्यदल बन चुके हैं और जो अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे कि जैव संसाधन हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, जैव चिकित्सा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ब्रिक्स में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा आयोग। अब हम सुरक्षा आयोग को देखने वाले हैं। सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA और सुरक्षा मुद्दों पर काम करने वाले समूहों की बैठक सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रिक्स वार्ताओं पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी जो सुरक्षा आयोग है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, ब्रिक्स के अंदर। इन बैठकों में सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और आतंकवाद आदि के खतरों पर अपनी दृष्टि का आदान प्रदान करते हैं। यानी ये जो हमारा सुरक्षा आयोग है वो मादक पदार्थ हो गए और साइबर क्राइम हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया, ऐसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और इन मुद्दों पर वार्ताएं करती है। इस वर्ष ब्रिक्स के आतंकवाद पर संयुक्त कार्यालय ने आतंकवादी वित्तीय पोषण, आपातकालीन उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग और कट्टरता जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर 5 उप कार्यदलों के गठन करने का निर्णय लिया है। यानी ये जो है इस साल से हम ये कह सकते हैं कि जो आतंकवाद है, जो और एक्टिविटी हैं ऐसी, उनको रोकने के लिए नई नई तकनीकें लाई जा रही हैं, नए नए मुद्दे लाए जा रहे हैं ताकि इनसे बचा जा सके और इनसे ऊपर निकला जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यापार। व्यापार के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिलिंग और बिजनेस फोरम इस समूह के अंदर व्यापार सहयोग के लिए मुख्य यंत्र है, जिनमें से काउंसिल की स्थापना वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन सम्मेलन के दौरान की गई थी। यानी ये जो है इसकी जो स्थापना 2013 में हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, डरबन सम्मेलन के तहत हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 5 देशों की व्यापारिक समुदायों को एक साथ लाकर नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करना था। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो 5 देशों की अर्थव्यवस्था को पास लाना और नई नई व्यावसायिक जो अवसर हो सकते हैं उनकी खोज करना था और किस तरह से ये अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं इस बात पर जोर देना था। वर्तमान में परिषद में कुल 9 कार्यदल मौजूद हैं, जो मुख्य अवसंरचना, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि, अव्यवसाय, वित्तीय सेवा, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता स्तर का सामंजस्य और क्षमता विकास आदि से संबंधित है। यानी ये सभी इन सभी क्षेत्रों में अब नए नए काम कर रहे हैं, नए नए विकास कर रहे हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं इस बात पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स का महत्व। यानी हमने ब्रिक्स बना लिया, ब्रिक्स का इतिहास भी देख लिया, ब्रिक्स किस तरह से हेल्प करता है ये भी देख लिया, पर ब्रिक्स की महत्व क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें ब्रिक्स बनाने की। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स हमने बनाया क्यों ज़रूरत है हमें ब्रिक्स की, इस बात पर अब हम जोर देने वाले हैं। एक समूह के रूप में ब्रिक्स दुनिया की 42% आबादी वाले 5 मुख्य उभरती अर्थव्यवस्था को एक साथ लाते हैं। यानी ये जो ब्रिक्स देश है वो हम कह सकते हैं 42% आबादी वाले जो 5 उभरते हुए देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने का कार्य करता है, उनकी अर्थव्यवस्था को ऊपर लाता है। और इन आंकड़ों से हम कह सकते हैं, जितने भी आंकड़े हमें मिलते हैं, कि हाँ ब्रिक्स जो है वो आने वाले टाइम में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले पूरे समूह बन सकता है, जो अभी की अर्थव्यवस्था, जो पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, उसको भी टक्कर दे देगा। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार इन 5 देशों की दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग
23% और विश्व व्यापार में लगभग 17% हिस्सा है। यानी हम 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कह सकते हैं इन टोटल 5 देशों का ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था या पूरे विश्व की जो GDP है उसमें 23% इन ब्रिक्स देशों का योगदान है और जो विश्व व्यापार है उसमें 17% इनका हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक विकास, व्यापार तथा निवेश में ब्रिक्स देशों का बड़ा योगदान है जो इसे वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। यानी जो हमारा वैश्विक व्यापार है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? ब्रिक्स, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हमें देखने को मिलता है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के बढ़ते योगदान ने नए पहल के लिए कई अवसरों का निर्माण किया है जो टिकाऊ और समावेशी विकास में मददगार साबित हो रहे हैं। यानी ब्रिक्स जो है, जो इसकी योजनाएं हैं, जो इसकी नई नई पहल हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और टिकाऊ हैं, जिसकी वजह से उनका जो पहल है या फिर ये कहें उनका जो विकास है वो अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से हो पा रहा है। ईरान डील और INF संधि से अमेरिका की वापसी ने वैश्विक शांति पर बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। ब्रिक्स निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार विवाद समाधान में सक्रिय रहकर विश्व शांति सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो ब्रिक्स है वो सिर्फ व्यापार को बढ़ावा या फिर विकास को बढ़ावा ही नहीं देता, बल्कि जो इनके बीच में ये विवाद होते हैं उनमें भी समझौता करता है और जो शांति है उसको बढ़ाने का भी कार्य करता है, ताकि जो विवाद के क्षेत्र हैं उनको कम किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने में भी ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स है वो वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गरीबी से लड़ने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, ताकि जो वैश्व है उसमें गरीबी जो है उसको कम किया जा सके, लोगों का विकास किया जा सके, लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है ब्रिक्स की चुनौतियाँ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं इसी में आपको पूरा पढ़ा दूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ब्रिक्स की चुनौतियाँ, कि ब्रिक्स के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ पैदा होती हैं और किन किन चुनौतियों का सामना ब्रिक्स को करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिस मत करना, नेक्स्ट वीडियो भी देखना, ओके। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।